हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर कामयाबी में। तो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारा विषय होगा संविधान की प्रस्तावना। तो गाइस आज हम पढ़ेंगे कि संविधान जो बना है हमारा, उस संविधान की प्रस्तावना क्या है। तो गाइस सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि संविधान की प्रस्तावना का अर्थ क्या होता है। तो इसमें देखेंगे हम संविधान का परिचय। संविधान का परिचय अथवा भूमिका को क्या कहते हैं? संविधान का परिचय अथवा उसकी भूमिका को क्या कहते हैं? संविधान की प्रस्तावना कहते हैं। तो इस संविधान की प्रस्तावना का अर्थ आपको पता चल गया। और देखेंगे कि संविधान में प्रस्तावना में अर्थ क्या क्या था, कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर। तो गाइस ठीक है, अब देखेंगे कि संविधान की प्रस्तावना के मूल तत्व क्या क्या हैं। यानी कि संविधान की प्रस्तावना थी, इसमें मूल तत्व कौन कौन से थे। देखेंगे सबसे पहले मूल तत्व वो है संविधान के अधिकार का स्रोत। इसका मतलब है कि संविधान के अधिकार का स्रोत वह है कि इसमें भारतीय जनता से, संविधान भारतीय जनता से शक्ति अधिग्रहित करेगा। क्या करेगा? शक्ति अधिग्रहित करेगा, शक्ति अधिग्रहित करेगा। ठीक है। अब क्या? भारत की प्रकृति। दूसरा मूल तत्व जो है उसमें आता है भारत की प्रकृति। तो गाइस भारत की प्रकृति कहती है कि भारत एक संप्रभु समाजवादी लोकतांत्रिक देश है। ठीक है। क्या भारत एक संप्रभु समाजवादी लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसके बाद संविधान का उद्देश्य है, संविधान का उद्देश्य क्या कहता है। तो कैसे देखेंगे, संविधान का उद्देश्य कहता है कि भारत एक संप्रभुत्व, भारत एक ऐसा देश है, संप्रभुत्व देश है, समता मानने वाला देश है, बंधुत्व का देश है। और इसमें कई सारे ऑप्शन आ सकते हैं कि संप्रभु हो गया, समता हो गया, बंधुत्व हो गया। काफी सारे शब्द इसमें आ सकते हैं संविधान के उद्देश्य में। किसके उद्देश्य में? प्रस्तावना के मूल तत्व में, संविधान के उद्देश्य में। अब आता है संविधान के लागू होने की तिथि। ये दर्शाता है 26 नवंबर 1949, जिस समय संविधान बनकर तैयार हो गया था तथा कुछ रूल्स थे, कुछ कानून थे, वे इस समय लागू कर दिए गए थे। तो क्या था? संविधान लागू होने की तिथि। देखिए आजकल की प्रवृत्ति है लोगों में कि 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ। ऐसा नहीं है। देश का संविधान सबसे पहले 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ, क्योंकि उस समय अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 11, 67, 74, 79, 81, 83, 91, 93 कुछ अनुच्छेद ऐसे अनुच्छेद थे, वे 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे। अब देखिए आपके सामने संविधान की प्रस्तावना में कुछ मुख्य शब्द लिखे हुए हैं, हम देखेंगे। सबसे पहला संप्रभुत्व। जो शब्द है इनके बारे में आपको बताऊंगा डिटेल से। मैं पहले देख लीजिए आप शब्द कौन कौन से हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। ठीक है, पहले देख लीजिए शब्द कौन कौन से बता रहा हूँ आपको मैं यहाँ पर। ठीक है, पहला संप्रभुत्व। तो गाइस दूसरा है, देखिए यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं आपके सामने जो कि संविधान की प्रस्तावना के मुख्य शब्द हैं। सबसे जो शब्द हैं कितने हैं? 10 हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है। अगर आप चाहें तो इन सभी शब्दों की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सेव कर सकते हैं वीडियो में अपनी। पहला शब्द है संप्रभुत्व। गाइस चिंता मत कीजिए, अभी मैं आपको बताऊंगा प्रत्येक शब्द का, जो प्रत्येक शब्द लिखा हुआ है इसका पूरा तरीके समझाऊंगा डिटेल। तो पहला हमारा है संप्रभुत्व। क्या है? संप्रभुत्व। संप्रभुत्व का मतलब होता है कि भारत जो होगा वह किसी भी देश का, किसी भी राज्य का अथवा किसी भी क्षेत्र विशेष का गुलाम नहीं होगा। गुलाम बोले तो पराधीन, यानी अधीन नहीं होगा, किसी के अधीन नहीं होगा। और ना ही किसी का क्या होगा? डोमिनियन होगा। डोमिनियन बोले तो उपनिवेश। ना ही तो किसी का डोमिनियन होगा और ना ही किसी देश, किसी राज्य का क्या होगा? अधीन होगा। यानी यह क्या होगा? स्वतंत्र होगा भारत। बिल्कुल ठीक है। दूसरी विशेषता ऐसी कहती है, जो फीचर दूसरा है इसका, पहला ये हो गया। और दूसरा कहता है कि भारतीय संविधान ने भारतीय संसद ने 1949 में, यानी कि संविधान सभा ने 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता ली। लेकिन राष्ट्रमंडल की सदस्यता ली, इसके बाद ब्रिटेन को इसका अध्यक्ष मान लिया, जैसे प्रमुख मान लिया गया। लेकिन इससे क्या हुआ? भारत, यह जो राष्ट्रमंडल की सदस्यता थी, राष्ट्रमंडल की सदस्यता से भारत की संप्रभुता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यह संविधान प्रस्तावना में बिल्कुल साफ साफ लिखा गया। इसके बाद तीसरा आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता।
यूएनओ की सदस्यता, यूएनओ की सदस्यता लेने के बाद भी भारत की संप्रभुता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है समाजवादी। तो गाइस ध्यान से समझेंगे कि संविधान के 42वें संशोधन द्वारा 1976 में भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। उसके बाद क्या हुआ गाइस, समाजवाद जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला आपका लोकतांत्रिक समाजवाद और दूसरा होता है साम्यवादी समाजवाद। तो देखिए लोकतांत्रिक समाजवाद जो होता है उसमें क्या होता है कि लोकतांत्रिक समाजवाद की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इसमें और सार्वजनिकरण निजीकरण और सार्वजनिकरण दोनों को शामिल किया जाता है। लेकिन साम्यवादी में केवल जो थोड़ी शक्ति होती है वह जनता के हाथ में न होकर उस पर शासन करने वाले शासक के हाथ में होती है। एज दैट साम्यवादी जो लोकतंत्र है वह कहाँ पर, और साम्य समाजवाद जो है वो कहाँ पर है, चाइना में। और भारत में कैसा लोकतंत्र है, भारत में है लोकतांत्रिक समाजवाद, अर्थात यहाँ पर टोटली पावर जनता के हाथ में है। जनता जिसको चाहे उसको चुनेगी, जिसको चाहे उसको हटाएगी। ठीक है। अब क्या होता है कि लोकतांत्रिक जो व्यवस्था होती है वह किस समर्थन किसकी होती है, मिश्रित और निजीकरण। मिश्रित और निजीकरण अर्थात मिश्रित में कौन कौन से आते हैं, एक तो निजीकरण यानी कि 51% तो गवर्नमेंट का हो गया और 49% किसका हो गया, निजीकरण का हो गया। टोटली क्या होगा ये, इसको बोलते हैं हम मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है। निजीकरण में क्या हो गया, और टोटली 100% किसी प्राइवेट कंपनी का हो गया, इसको बोलते हैं निजीकरण। ओके, तो हो गया लोकतांत्रिक मिश्रित व निजीकरण और का समर्थक हो गया। ठीक है। अब देखिए अगला क्या आता है कि 1955 के सत्र में जो संसद का अधिवेशन में अवार्डी सत्र में कांग्रेस एक प्रस्ताव लेकर आई जिसके द्वारा भारत के संविधान में समाजवाद को जोड़ा गया। और संविधान में नहीं बल्कि समाजवाद भारत को माना गया कि भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद होगा। इसके बाद 1991 की आर्थिक नीति के बाद जो भारत का जो लोकतांत्रिक समाजवाद था वह लचीला पड़ गया। इसको बोलते हैं उदारवादी निजीकरण। ठीक है, कि अर्थव्यवस्था जो आर्थिक नीति हुई थी, आर्थिक सुधार हुए थे, उसके बाद 1991 की आर्थिक नीति के बाद भारत की समाजवाद का लोकतंत्र था वह लचीला पड़ गया। अब देखेंगे अगला क्या कहता है। अब आता है संविधान का वही देखेंगे 42वां संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। इसके बाद दूसरा फीचर आता है इसका कि संविधान के जो अनुच्छेद 25 से 28 हैं, 25 से 28 इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आपने पढ़ा होगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म की पूजा कर सकता है, किसी भी धर्म को अपने अंदर ग्रहण कर सकता है। ठीक है, मतलब कोई पूजा पाठ कहीं कर सकता है तथा अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। धर्मनिरपेक्ष 42वें संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया और यह उसको स्वतंत्रता दी गई। ठीक है। अब देखेंगे अगला शब्द। मैंने आपको बताया अभी कि लोकतंत्र का दूसरा नाम क्या है, समाजवादी लोकतंत्र। ठीक है। अब समाजवादी लोकतंत्र का मतलब क्या होता है इसको एक बार समझ लेते हैं। समाजवादी लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि ऐसा लोकतंत्र जो देश में समानता संप्रभुता, जो लोकतंत्र समाज में संप्रभुता और समानता भ्रातृत्व की क्या होता, समता अर्थात समानता और संप्रभुता व भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे की भावना का प्रसार करता हो, क्या कहलाता है, लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र कहलाता है अर्थात समाजवादी लोकतंत्र कहलाता है। अब देखिए इसमें क्या आता है कि सबसे बड़ी विशेषता होती है कि लोकतंत्र में टोटली जो पावर होती है वो जनता के हाथ में होती है।
शक्ति का केंद्र कौन होता है? जनता होती है। ठीक है। उसके बाद दूसरी विशेषता होती है कि जनमत संग्रह की स्वतंत्रता होती है, यानी कि अगर व्यक्ति को शक है कि कोई नेता कहीं पर काम अच्छा नहीं कर रहा है तो उसके विरुद्ध या उसके पक्ष में जनमत संग्रह कराया जा सकता है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की जो रियासतें थी उन्हें एकजुट कर रहे थे, उस समय क्या हुआ था? जनमत संग्रह हुआ था कुछ रियासतों में, जैसे मणिपुर में हुआ था, जो और जौनपुर, ऐसे ऐसी रियासतें थी उनमें हुआ था। क्या हुआ था? जनमत संग्रह हुआ था। तो जूनागढ़ थी एक रास्ता, जूनागढ़ में हुआ था, क्या हुआ था? जनमत संग्रह हुआ था। ठीक है। ऐसे हैदराबाद में, जूनागढ़ में, ऐसे रास्तों में क्या हुआ था? आपस जनमत संग्रह कराया गया था। इसके बाद क्या होता है कि लोकतंत्र के अंतर्गत भारत में एक प्रतिनिधित्व संसद की व्यवस्था की गई है। प्रतिनिधित्व संसद की व्यवस्था की गई है, जिसके सदस्यों को भारत की जनता स्वयं चुनकर संसद में भेजती है, अर्थात वे लोग इस जनता की आवाज होते हैं। टोटली पावर किसके हाथ में हुई? जनता के हाथ में, लोकतंत्र में। ठीक है। लोकतंत्र में टोटली शक्ति किसके हाथ में हुई? जनता के हाथ में हो गई। पहला। अगला राजनीतिक संप्रभुता, और दूसरा आता है धर्म। किसी भी धर्म को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होते, यानी कि किसी भी धर्म को विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति, यानी कि गणतंत्र में टोटली जो संप्रभुता होती है वह राजनीतिक होती है, और किसी भी धर्म को ज्यादा सम्मान नहीं दिया जाता, सम्मान दिया जाता है लेकिन किसी भी धर्म को उच्च नहीं माना जाता, सभी धर्मों को समान माना जाता है। इसको बोलते हैं सर्वधर्म समान, सर्वधर्म समान। ठीक है गाइस, अब देखेंगे हम न्याय। संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है शब्द न्याय। वो न्याय क्या होता है? सामाजिक न्याय। सबसे पहला आता है सामाजिक न्याय। तो इसका मतलब होता है कि समाज में बिना भेदभाव के न्याय की प्राप्ति कराना, समाज में बिना भेदभाव के न्याय की प्राप्ति कराना। और दूसरा होता है आर्थिक कारण में क्या आता है कि किसी भी व्यक्ति को आर्थिक कारणों पर उसको न्याय दिलाने में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। तीसरा आता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, लेकिन इसको ऐसे मत समझना कि 20 साल का व्यक्ति भारत का नागरिक है लेकिन और वो एमएलए का चुनाव लड़ने के लिए अवेलेबल है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जो नियम बने हुए हैं वो नियम होते हैं, लेकिन इन राजनीतिक अधिकारों से मतलब है कि कोई व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम, अपनी समस्या न्यायालय के समक्ष रख सकता है। तो गाइस, अब देखते हैं हम स्वतंत्रता, फ्रीडम, आजादी। ठीक है। इसका मतलब होता है कि भारत के नागरिक को, अर्थात स्वतंत्रता का अर्थ है कि किसी व्यक्ति की क्रियाओं पर कोई रोक टोक नहीं, अर्थात रोक टोक की अनुपस्थिति। क्या होता है कि किसी व्यक्ति की क्रियाओं पर रोक टोक नहीं, अर्थात रोक टोक की अनुपस्थिति। दूसरा होता है कि कोई व्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत स्वतंत्रता, उपासना, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म के का उपयोग कर सकता है। किसके जरिए कर सकता है? मौलिक अधिकारों के जरिए, फंडामेंटल राइट्स के जरिए कोई भी व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता, उपासना, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म के अधिकार का उपयोग कर सकता है। ठीक है। अगला हमारा तीसरा आता है मौलिक अधिकार का उपयोग हमेशा सीमाओं के भीतर होता है। अगर आपका मौलिक अधिकार कहता है कि आपको उपासना करने का अधिकार है, तो आपको सिर्फ उपासना करने का अधिकार है, ना कि किसी की उपासना में दखल अंदाजी करने का। समाज के अहित में हो ऐसा नहीं, ओनली वह राष्ट्र हित में होनी चाहिए। ठीक है। अगला हमारा कहता है कि स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। 3 शब्द पढ़े, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। इसको पढ़ चुके, इसको पढ़ाएंगे अभी। तो ये 3 शब्द हमारे फ्रांस की क्रांति से लिए गए, और फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 से 1799 तक 10 साल तक चली थी फ्रांस की क्रांति चली थी। 1789 से 1799 तक फ्रांस की क्रांति चली थी, और इसी क्रांति से स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की क्या ली गई? जो शब्द थे ये लिए गए। देखिए, फ्रांस की क्रांति थी, इसको विश्व की सबसे महान क्रांति कहा जाता है। तो गाइस, अब देखेंगे अगला। तो गाइस देखते हैं समता। इसमें सबसे पहले हमारा क्या आता है कि 3 शब्द: नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक। देखिए, किसी भी राष्ट्र में नागरिक समता, यानी कि सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हों,
राजनीतिक सभी को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों और सभी को समान आर्थिक प्राप्त हों। ठीक है, अब आता है हमारा विधि के समक्ष समता। जो हमारा समता है गाइस, इसको देख लेते हैं एक बार। अनुच्छेद 14 से 18 तक किसका वर्णन है हमारे संविधान में? समता का वर्णन है। कहां से? 14 से 18 तक। अनुच्छेद 14 से 18 तक किसका वर्णन है? समता का, अधिकार का। ठीक है, अब देखेंगे हम। सबसे पहले हमारा आता है विधि के समक्ष समता, अर्थात कानून के समक्ष समता। इसका मतलब होता है कि जो कानून, हमारा जैसा कानून है, उस कानून में सभी को समान अधिकार प्राप्त होंगे, कोई व्यक्ति ऊंचा नीचा नहीं होगा। ठीक है, धर्म जाति लिंग मूल वंश निषेध। धर्म जाति लिंग मूल वंश निषेध के आधार पर किसी को भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत लोक नियोजन के अवसर की समानता। सभी व्यक्तियों को जो योजनाएं होंगी, जो भी नियोजित योजनाएं होंगी, स्कीम्स होंगी, उन सभी योजनाओं का समान अवसर प्राप्त होगा अनुच्छेद 16 के अंतर्गत। अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। इसका मतलब छुआछूत का अंत क्या गया, कब क्या गया? अनुच्छेद 17 के अंतर्गत, समता के अधिकार के अंतर्गत। ठीक है, उपाधियों का अंत हुआ। ओनली सैन्य उपाधियों को ही अनुमति प्रदान की गई, बाकी सभी उपाधियों को रद्द कर दिया गया अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। ठीक है, इस अगला हम देखते हैं। अगला नहीं, अभी थोड़ा सा रह गया समता में, इसको भी देखेंगे अगली स्लाइड में। बड़े ही ध्यान से देखेंगे अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 326। देखिए, अब देखते हैं अनुच्छेद 325 और 326। इसमें कहते हैं कि धर्म लिंग मूल और वंश के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची से बाहर नहीं किया जाएगा। ठीक है गाइस, अब देखते हैं हम इसमें क्या कहता है कि अनुच्छेद 326 में कहता है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के लिए किसकी व्यवस्था की गई है? वयस्क मताधिकार की, अर्थात 18 वर्ष के ऊपर के व्यक्ति इनके चुनाव में प्रतिभाग करेंगे। ठीक है, अब इतना समझ में आया। अब देखेंगे अगला स्लाइड, हमारा बंधुत्व राष्ट्र। तो गाइस, बंधुत्व में दो बातें लिखी गई हैं। सबसे पहला अनुच्छेद 51 कै। आप सभी को पता होगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 कै में वर्णित है कि भारतीय नागरिक के कुछ कर्तव्य होंगे, जो कि संविधान के अनुच्छेद 51 कै में वर्णित है, सभी हमारे कर्तव्य। और हमारा अगला कहता है कि निश्चित उद्देश्य किसके होंगे? बंधुत्व के कुछ निश्चित उद्देश्य हैं, और वे उद्देश्य हमारे हैं व्यक्ति का सम्मान, राष्ट्र की अखंडता। यदि हमारे राष्ट्र में बंधुत्व होगा, भाईचारा होगा, तो क्या बढ़ेगा? उससे व्यक्ति का सम्मान होगा, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का सम्मान करेगा और राष्ट्र की अखंडता बढ़ेगी। मैंने आपको बताया आज संविधान की प्रस्तावना, जिसमें कि 9 शब्द मुख्य हैं। इसको देख लेते हैं एक बार। पहला था हमारा संप्रभुत्व, दूसरा समाजवाद, हमारा तीसरा आता है धर्मनिरपेक्ष, चौथा आता है लोकतंत्र, पांचवा गणतंत्र, छठा न्याय, और सातवां हमारा आता है स्वतंत्रता, और आठवां हमारा आता है समता, और नौवां आता है बंधुत्व आता है। ठीक है, तो 9 सूत्र हमारे हो गए। संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत 9 सूत्र हमारे पूरे हो गए। आज तो गाइस हम देखेंगे कि हमने जो पढ़ाया आज, ये काफी इम्पोर्टेंट। वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।